एक सीधा सवाल, तुम वोट करते हो, ठीक है, तो ये सोचना एक इंसान है जिसने पूरी लाइफ गवर्नेंस पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिसी के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस समझता है, और दूसरा इंसान जिसने कभी ये सब सीरियसली सोचा ही नहीं, जिसके लिए न्यूज़ सिर्फ वोट से फॉरवर्ड है, वोट करता है क्योंकि मोहल्ले में सब करते हैं, दोनों का वोट इक्वल। अब कोई कह सकता है ये तो डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, इक्वल वॉइस, हर इंसान इक्वल। और कोई कह सकता है ये यार ये इरेशनल है, जो अनकंफर्टेबल बात है। दोनों पॉइंट्स वैलिड है। यही टेंशन है जिस पे आज बात करनी है, क्योंकि अगर सीधा पूछो क्या डेमोक्रेसी फिलोसॉफिकली जस्टिफाइड है, उतना सिंपल आंसर नहीं है जितना हम सोचते हैं। आओ देखते हैं। 380 BC ग्रीस, प्लेटो ने एक बुक लिखी द रिपब्लिक। कोई नोवेल नहीं थी, ये एक सीरियस पॉलिटिकल फिलोसफी थी, जिसमें प्लेटो ने पूरी तरह आर्ग्यू किया कि डेमोक्रेसी एक बुरा सिस्टम है, और उसके पास एक स्पेसिफिक एनालॉजी थी, शिप ऑफ स्टेट। इमेजिन करो एक जहाज है, तुम्हें एक लॉन्ग वॉयज पर जाना है, तुम्हें चूज करना है कौन कैप्टन होगा। दो ऑप्शंस है, पहला एक एक्सपीरियंस नेविगेटर जिसने एस्ट्रोनॉमी पढ़ी है, वेदर पैटर्न समझते हैं, डेकेड्स का सी एक्सपीरियंस है। दूसरा वो इंसान जिसने क्रू के सबसे ज्यादा लोगों को कन्विंस कर लिया है, पॉपुलर है, सबका फेवरेट है, बट सी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तुम किसको चूज करोगे? ऑब्वियसली नेविगेटर को, फर्स्ट वाले को। तो फिर जब बात गवर्नेंस की आती है, जहां डिसीजन लाखों लोगों की जिंदगियों को अफेक्ट करती है, हम क्राउड ओपिनियन क्यों फॉलो करते हैं? प्लेटो का आंसर था फिलोसोफर किंग्स। वो लोग जो विजडम और गवर्नेंस समझते हैं, उन्हें रूल करना चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ वेल्थ, नॉट बिकॉज ऑफ बर्थ, बल्कि बिकॉज ऑफ एक्चुअल नॉलेज। पहली बार सुनने में पॉइंट तो है, बट रुकना जरूरी है यहाँ, क्योंकि यहाँ एक प्रॉब्लम है जो प्लेटो इग्नोर करता है। एक्सपर्ट्स भी गलत होते हैं। हिस्टोरिकली एक्सपर्ट्स ने यूजेंसी सपोर्ट किया, एक्सपर्ट्स ने कॉलोनाइजेशन जस्टिफाई किया, एक्सपर्ट्स ने 2008 का फाइनेंशियल क्रैश नहीं देखा। नॉलेज और करेक्ट डिसीजन ये सेम चीज नहीं है। ये कॉन्ट्रास्ट याद रखना, ये बाद में काम आएगा। ये तुम्हें पता है क्या, वेस्टर्न फिलोसफी का फाउंडिंग फादर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू एग्जीक्यूट किया गया था। सोक्रेटिस, 399 BCE, एथेंस। एथेंस एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी था, कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं, सिटीजन्स खुद डायरेक्टली वोट करते थे। सोक्रेटिस पे ट्रायल हुआ, चार्जेस थे यूथ को करप्ट करना और सिटी के गॉड्स को डिसरिस्पेक्ट करना। 501 जूरी मेंबर्स थे, 280 ने कहा गिल्टी, 221 ने कहा नॉट गिल्टी। सिंपल मेजोरिटी एंड डेथ सेंटेंस। अब यहाँ समझो, ये सिंपल मॉब ने फिलोसोफर को मार दिया वाली स्टोरी नहीं है, कॉन्टेक्स्ट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। एथेंस अभी एक डिवास्टिंग वॉर हारा था, पेलोपोनेशियन वॉर। सिटी में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, कुछ पावरफुल लोग थे जो सोक्रेटिस के आइडियाज से पर्सनली थ्रेटन फील करते थे। ये सिर्फ रैंडम क्राउड का डिसीजन नहीं था, ये एक पॉलिटिकली चार्ज पोस्ट वॉर अनस्टेबल सोसाइटी का डिसीजन था। बट और ये इंपॉर्टेंट है, सिस्टम ने फिर भी अलाउ किया। एक मेजोरिटी वोट ने डिसाइड किया कि एक इंसान मरेगा, वो इंसान जिसके आइडियाज आज 2400 साल बाद भी पढ़ाए जाते हैं। मेजोरिटी गलत थी, प्लेटो ये अपनी आंखों के सामने देख चुका था अपने टीचर के साथ होते हुए। तो क्या तुम उसे ब्लेम कर सकते हो कि वो डेमोक्रेसी से सस्पिशियस था? मैं नहीं कर सकता। देखो, एरिस्टोटल प्लेटो का स्टूडेंट, इस सवाल पे थोड़ा अलग था। उसने एक बुक लिखी पॉलिटिक्स, रफली 350 BCE में। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं थी, ये प्योर फिलोसफी थी, जिसमें उसने सिस्टमैटिकली एनालाइज किया कि डिफरेंट गवर्नमेंट्स कैसे काम करती है। एरिस्टोटल ने गवर्नमेंट्स को दो कैटेगरीज में डाला, गुड फॉर्म एंड डेविएंट फॉर्म। गुड फॉर्म वो हैं जो सबके लिए रूल करते हैं, डेविएंट फॉर्म वो हैं जो सिर्फ अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए रूल करती हैं। डेमोक्रेसी एरिस्टोटल के लिए वाज अ डेविएंट फॉर्म, रूल बाय द पुअर मेजोरिटी फॉर द पुअर मेजोरिटी, नॉट फॉर एवरीवन। बट यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, एरिस्टोटल एक बेटर अल्टरनेटिव भी सजेस्ट करता है। वो इसे पॉलिटी कहता है, मतलब एक मिक्स्ड सिस्टम जिसमें मेजोरिटी का वॉइस भी हो और एजुकेटेड माइनॉरिटी का चेक भी हो। प्योर डेमोक्रेसी नहीं, प्योर ओलिगार्की भी नहीं, जस्ट सिर्फ बैलेंस। और साथ में वो खुद भी एक काउंटर आर्गुमेंट भी देता है, कलेक्टिव विजडम, बहुत सारे लोगों की कंबाइंड जजमेंट समटाइम्स किसी भी एक एक्सपर्ट से बेटर हो सकती है। ये सोचने वाली बात है। 2400 साल पहले का जीनियस भी इस सवाल पे सेटल नहीं था। शायद तुम भी जल्दी कंक्लूजन पे ना पहुंचो। यहाँ वो पार्ट आता है जो लोग यूजुअली स्किप कर देते हैं, एडोल्फ हिटलर। बहुत लोग कहते हैं हिटलर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से पावर में आया, टेक्निकली सही है, बट पूरी पिक्चर नहीं है। जुलाई 1932 के जर्मन इलेक्शंस में नाजी पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट्स लिए, 37.4%। पार्लियामेंट की लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बन गई। जनवरी 1933 हिटलर को चांसलर अपॉइंट किया गया, लेजिटिमेट पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू। मार्च 1933 पार्लियामेंट ने खुद मेजोरिटी वोट से इनेबलिंग एक्ट पास किया, जिसमें पार्लियामेंट ने हिटलर को इफेक्टिवली अनलिमिटेड पावर दे दी। बट यहाँ रुको,
हिटलर को कभी डायरेक्ट मेजोरिटी वोट नहीं मिला, 37% वोट्स थे, मेजोरिटी नहीं। वो डायरेक्टली डिक्टेटर इलेक्ट नहीं हुआ। जो एक्चुअली हुआ, जर्मनी एक सेवर इकोनॉमिक क्राइसिस में थी। इलाइट पॉलिटिशियंस ने सोचा हिटलर को यूज करेंगे अपने पर्पस के लिए। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी वीक थी, कॉन्स्टिट्यूशनल लूप होल्स थे। ये सिर्फ डेमोक्रेसी ने हिटलर चूज किया नहीं था, ये था एक वीक डेमोक्रेसी प्लस इकोनॉमिक क्राइसिस प्लस इलाइट मैनिपुलेशन प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर प्लस ऑथोरिटेरियन टेक ओवर। डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ ये कहो कि लोगों ने वोट किया तो हिटलर आया, तो तुम एक डेंजरस ओवर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो। रियल लेसन ये है, डेमोक्रेसी तभी सर्वाइव करती है जब इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो, जब कोर्ट्स इंडिपेंडेंट हो, जब मीडिया फ्री हो, जब इलाइट पावर हंगरी ना हो। वोट अकेला काफी नहीं होता। कार्ल पॉपर ने इसके लिए 1945 में एक बुक लिखी, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। उसमें एक कंसेप्ट था, पैराडॉक्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी हर चॉइस अलाउ करे, इंक्लूडिंग द चॉइस टू एंड डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी खुद अपना दुश्मन बन जाती है। इसका कोई क्लीन सॉल्यूशन अभी तक नहीं है, सीरियसली आज भी नहीं। अब इंटरेस्टिंग टर्न आता है, क्योंकि डेमोक्रेसी के कुछ सबसे शार्प क्रिटिक्स वो लोग थे जो इसके सपोर्टर भी थे। एलेक्सिस डे टोक्विल फ्रेंच इंसान था, 1831 में अमेरिका आया सिर्फ ऑब्जर्व करने, वापस गया, एक बुक लिखी डेमोक्रेसी इन अमेरिका। 1835 में पॉलिटिकल साइंस की मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स में से एक। टोक्विल डेमोक्रेसी का फैन था, बट उसने एक वार्निंग दी, टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। मेजोरिटी वोट करके माइनॉरिटी के राइट्स क्रश कर सकती है, लीगली एंड पीसफुली बाय द रूल्स। और इंडिया में ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। सोचो, हमारे यहाँ इलेक्शंस में कास्ट के नाम पर वोट होता है, रिलीजन के नाम पे वोट होता है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री लैपटॉप के वादों पे वोट होता है। माइनॉरिटी कम्युनिटी, चाहे वो रिलीजन की हो, कास्ट की हो, रीजन की हो, उसकी प्रोटेक्शन का डिसीजन भी मेजोरिटी के हाथ में है। वो मेजोरिटी जो अपने इंटरेस्ट में वोट करती है। ये टायरनी ऑफ द मेजोरिटी यहाँ भी होती है। और फिर जॉन स्टुअर्ट मिल, ब्रिटिश फिलोसोफर, 1861 में एक बुक लिखता है, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। मिल डेमोक्रेसी सपोर्ट करता था, बट वरीड था कि मीडियोक्रिटी रूल कर लेगी। उसने सीरियसली प्रपोज किया एजुकेटेड वोटर्स को मोर वोट्स मिलने चाहिए। आज ये सुन के अजीब लगता है, बट उसका कंसर्न रियल था। डिसीजंस की क्वालिटी मैटर्स करती है, सिर्फ क्वांटिटी नहीं। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जहां वोटर अवेयरनेस का गैप मैसिव है, ये क्वेश्चन और भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो ठीक है, अब ऑनेस्ट डिफेंस। जेन जैकस रूसो, स्विस फ्रेंच फिलोसोफर, 1762 में एक बुक लिखी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इतनी कंट्रोवर्शियल थी कि फ्रांस में बैन हो गई थी। ये बुक थी जिसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इंटेलेक्चुअली इंस्पायर किया। रूसो ने एक डिस्टिंक्शन दी, विल ऑफ ऑल वर्सेस जनरल विल। विल ऑफ ऑल मतलब वो जो मेजोरिटी एक्चुअली चाहती है। सेल्फिश हो सकता है, शॉर्ट साइटेड भी हो सकता है। जनरल विल वो है जो जेन्युइनली बेस्ट है फॉर एवरीवन। रूसो का पॉइंट, डेमोक्रेसी प्रॉपर्ली फंक्शनिंग हैज द कैपेसिटी टू मूव टुवर्ड्स जनरल विल, इम्परफेक्टली, स्लोली, बट मोर देन एनी अल्टरनेटिव। फिर आते हैं अमर्त्य सेन, इंडियन इकोनॉमिस्ट, नोबेल प्राइज विनर, 1999 में बुक लिखी डेवलपमेंट एज फ्रीडम। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया, नो सब्सटेंशियल फेमिन हैज एवर अकर्ड इन एनी इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री विद रेलेवेंटली फ्री प्रेस। ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, वेरीफाइड बाय हिस्ट्री। दो ये एब्सोल्यूट रूल नहीं है, डेमोक्रेसीज में भी मेल न्यूट्रिशन होती है, बट लार्ज स्केल फेमिन ऑलमोस्ट नेवर। क्योंकि जब प्रेस फ्री होती है और गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, फेलियर छुपाया नहीं जा सकता। डेमोक्रेसी सेल्फ करेक्शन करती हैं, ऑथोरिटेरियन सिस्टम्स नहीं करते, एटलीस्ट नॉट विदाउट कैटास्ट्रोफी। और विंस्टन चर्चिल, जो डेमोक्रेसी का फैन बिल्कुल नहीं था, नवंबर 1947 में पार्लियामेंट में बोला, डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर ऑल द अदर्स दैट हैव बीन ट्राइड। बैक हैंड कॉम्प्लीमेंट बट ऑनेस्ट वन। तो इन सब के बाद सवाल वापस वहीं आता है, इज डेमोक्रेसी जस्टिफाइड? ऑनेस्ट रहना जरूरी है यहाँ। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम मैथमेटिकली प्रूवन नहीं है। डेमोक्रेसी जस्टिफाइड नहीं है बिकॉज इट्स परफेक्ट, इट्स जस्टिफाइड इफ इट इज ऑन कंपैरेटिव एंड हिस्टोरिकल ग्राउंड्स। प्लेटो सही था कि एक्सपर्टीज मैटर्स, टॉकविल सही था कि मेजोरिटी टायरेनिकल हो सकती है, मिल सही था कि डिसीजन क्वालिटी मैटर्स, पॉपर सही था कि डेमोक्रेसी खुद को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और फिर भी हिस्ट्री में जब भी एक्सपर्ट्स शुड रूल एक्सपेरिमेंट जेन्युइनली हुआ, फिलोसोफर किंग्स, टेक्नोक्रेट्स, बेनेवोलेंट डिक्टेटर्स, वो ऑलमोस्ट ऑलवेज कैटास्ट्रोफिकली फेल हुआ, क्योंकि पावर करप्ट्स। एक्सपर्ट्स अपने बायसेस के साथ आते हैं, अकाउंटेबिलिटी हटाओ, बिहेवियर चेंज हो जाता है कंसिस्टेंटली अक्रॉस कल्चर, अक्रॉस सेंचुरीज। और यहाँ वो मैकेनिज्म है जो डेमोक्रेसी को सेफर बनाता है। जब पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो एक इंसान या एक ग्रुप पूरे सिस्टम को अपनी डायरेक्शन में नहीं मोड़ सकता। कोर्ट्स चेक कर सकती हैं, प्रेस एक्सपोज कर सकती है, वोटर्स हटा सकते हैं, कंसंट्रेटेड पावर में ये कोई नहीं कर सकता।
यही रीज़न है डेमोक्रेसी का। जस्टिफिकेशन ये नहीं है कि ये ब्रिलियंट सिस्टम है, जस्टिफिकेशन ये है कि जब तक ह्यूमंस हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर कंसंट्रेटेड पावर से सेफर है, इम्परफेक्टली बट डेमोन्स्ट्रेबली। मुझे नहीं पता कि डेमोक्रेसी परफेक्ट आंसर है या नहीं है, किसी को नहीं पता। जो मुझे पता है वो लोग जो इस सवाल से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जो कहते हैं डेमोक्रेसी ऑब्वियसली करेक्ट है, ये क्वेश्चन ही बकवास है। वो प्लेटो से नहीं डरते, वो अपने खुद के एजम्पशन से डरते हैं। और वो लोग जो दूसरी तरफ है, जो कहते हैं डेमोक्रेसी फेल हो गई, स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, वो हिटलर का फुल एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना भूल जाते हैं। पावर के करप्शन को, मेजोरिटी की पोटेंशियल क्रुएलिटी को, माइनॉरिटी की वल्नरेबिलिटी को, अभी तक इम्परफेक्ट आंसर वही है जो चर्चिल ने दिया था, वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर ऑल द अदर्स। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया, शेयर करो स्पेशली किसी ऐसे के साथ जो बिना सोचे पूरी सर्टेनिटी के साथ किसी भी साइड में है। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सोचते रहो और खो जाओ फिलोसफी की दुनिया में। बाय बाय, थैंक यू।